Okay, Ji. So we are back in our software engineering lecture. So in previous lectures हमने software engineering का जो introduction था हमने start किया था from what is software versus a simple program. सॉफ्टवेयर होता क्या है, देन डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स कौन से थे, करते करते हम एजाइल तक आए थे और एजाइल से फिर हम फर्दर फॉरवर्ड जो थे हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे आए थे। अभी तक हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो एक टॉपिक है हम उसको कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में देखा था दैट हाउ वी एक्चुअली इलिसिट द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम आवर स्टेक होल्डर्स, इंटरव्यूज करते हैं या वहाँ प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे सिस्टम यूज होना है, वी गेट द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट concerned users or etc. And then we saw how to actually write a particular requirement in a particular format, जिसमें वो आपको एक tabular form भी आपको दिखाई थी, scenarios देखे थे. So we have covered some different techniques and some different concepts of the requirement engineering. तो आज हम forward जाते हैं requirement management पे. The process of managing changing requirements during the requirement engineering process and system development. तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस का मतलब क्या कह रहा है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस के दौरान में जो आपकी रिक्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आ रहा है या आप उनको रिक्वायरमेंट्स को जो इलिसिट कर रहे हो या whatever the process is that is related to the requirement is will belong to the requirement management. So this is a whole domain of requirement management that states managing of changing requirements during the requirement engineering process and during the system development. Of course आपको पता है कि waterfall में during the development stage आपकी requirement change नहीं होती, वो fix हो जाती. So maybe requirements management जो है waterfall में system development के दौरान नहीं लग रहा होगा. But yes, during requirement engineering process जब तक हम उस phase में हैं waterfall के, उस टाइम तक अगर कोई रिक्वायरमेंट हमारी चेंज हो रही है या एनीथिंग एट ऑल में किसी भी तरह का कोई चेंज आ रहा है या कोई रिक्वायरमेंट जो है वो ओमिट की जा रही है और एनीथिंग, उस टाइम तक हमारा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट वाटरफॉल में भी यूज होगा. सो दिस इज वेरी ब्रीफ पिक्चर जिसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि भाई किस तरह से बेसिकली रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हो रही है. देखिए बिल्कुल वही है प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. आपके पास स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डिमांड आ गई कि मतलब क्या होना चाहिए और क्या आपने रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन कर ली, वहां से इलिसिटेशन के बाद एनालिसिस कर लिया रिक्वायरमेंट्स का, वही जो हमने लास्ट टाइम स्टेप्स देखे थे ड्यूरिंग द एनालिसिस कि आप प्रायोरिटाइज कर लो या वेरीफाई कर लो या ग्रुपिंग कर लो रिक्वायरमेंट्स की या क्लस्टर्स बना लो कि these are the requirements that are risk related, these are non risk related requirements and etc. या ये यूजर्स रिक्वायरमेंट्स है और ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है या ये ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट है, ये प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है एक्सेट्रा. राइट. और स्पेसिफिकेशन में आप उनकी डिटेल्स लिखो, उनके सिनेरियोज जिस तरह से हमने लास्ट टाइम टैबुलर फॉर्म्स देखी थी वो आप कंप्लीटली डिटेल में लिखो. देन वैलिडेशन करवाओ, उनको रिव्यू करो, उनका साइन ऑफ हो, बेसलाइन मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो जाए आपका आपके क्लाइंट्स के साथ कि दिस इज व्हाट शुड बी डिलीवर्ड एंड व्हाट विल बी डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ द व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली डेवलप्ड. तो इस सारे फेज के दौरान में जब तक आपकी इलिसिटेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, इस कंप्लीट फेज के दौरान आपकी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एक प्रोसेस थ्रू आउट चल रहा होता है. इसमें क्या क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं. बट फॉर नाउ दिस इज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जो थ्रू आउट आप कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जितना प्रोसेस है या उसका जितना लाइफ फेज है उसके थ्रू आउट जो उसको हम मैनेज करते हैं उस प्रोसेस को हम रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कहते हैं. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Moving forward, some key practices हैं जी for requirement management. For example कि जी आप जितनी भी आपकी requirements आप उनको document करो. अगर requirements documented है तो उनको manage करना आसान होगा. It's just like अगर आपके पास एक चीज का log maintain आपने किया हुआ तो आपको उसको मेंटेन करना इजी हो जाता है. आपके पास प्रूफ्स होते हैं, सॉलिड प्रूफ्स होते हैं हर चीज का कि दिस इज व्हाट वाज रिटन एंड और दिस इज व्हाट वाज सेड इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग और एटसेट्रा. आपने शायद अक्सर सुना मीटिंग मिनट्स बनते हैं जब भी कोई मीटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन पास एनयू में अगर कोई फैकल्टी की मीटिंग होती है तो उसके मीटिंग मिनट्स बनते हैं. मीटिंग मिनट्स एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो ये स्टेट करता है कि ये मीटिंग हुई, इस दिन हुई, ये वाले मेंबर्स प्रेजेंट थे
और ये वाली चीजें डिस्कस हुई, ये डिसीजंस हुए, ये सजेशंस हुए, ये वाली चीजें पेंडिंग है। सो इट गिव्स अ कंप्लीट समरी ऑफ अ मीटिंग। तो उसी तरह से हम कहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वट एवर इज गोइंग ऑन इन द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, वी शुड डॉक्यूमेंट दैट। अगर आप उसको डॉक्यूमेंट कर लेते तो आपके पास जो उसके मैनेजमेंट है, इट विल बिकम ईजियर। टेस्टिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, टेस्टिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स में ये है कि आपने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स एनालिस्ट की हैं या व्हाटएवर, टेस्ट और वैलिडेट दोस रिक्वायरमेंट्स वेदर दोस आर वैलिड और नॉट, और वेदर द रिक्वायरमेंट्स आर टेस्टेबल और नॉट। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है, एक कि ये जो आपने रिक्वायरमेंट लिखी है ये सही है कि नहीं, एक ये चीज, और दूसरी ये चीज कि क्या जो आपने रिक्वायरमेंट लिखी है इसको बाद में आप अपने सिस्टम में टेस्ट भी कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। सो दीज टू थिंग्स हम इसमें देखेंगे। ट्रैकिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ट्रैकिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि एक सर्टन रिक्वायरमेंट्स जो थी, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, या कहीं से भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो एक्चुअली आई कहाँ से थी, उसका ओरिजिन क्या था, कौन सा पर्टिकुलर स्टेक होल्डर था जिसने वो रिक्वायरमेंट इनलिस्ट करवाई थी, कौन सा पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने वो रिक्वायरमेंट आपसे डिमांड की थी। तो ये ट्रैकिंग है। अच्छा, ये ट्रैकिंग फॉर नाउ जस्ट हम बेसलाइन ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली जस्ट सो यू गाइस नो कि ये ट्रैकिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होती है। मतलब आप रिक्वायरमेंट को ओरिजिन तक भी ट्रैक कर सकते हो, आप रिक्वायरमेंट को उसके कोड और उसके टेस्ट केस और उसके वो तमाम तर आगे वाली चीजों पर भी ट्रैक कर सकते हो। कि बेसिकली ये रिक्वायरमेंट थी, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला डिजाइन किया गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कोड लिखा गया, इस कोड को टेस्ट करने के लिए ये वाले सर्टेन टेस्ट केसेस लिखे गए, इन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने वाला ये वाला टेस्टर रिस्पॉन्सिबल था, इस डिजाइन को इस डिजाइनर ने बनाया है, इस कोड को इस पर्टिकुलर कोडर ने लिखा है, रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर पर्सन से आई थी, एंड एवरीथिंग। मतलब ट्रैकिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट बेसिकली ये है, सो दैट जब भी कहीं पे भी कोई सा भी कॉन्फ्लिक्ट रेज हो, तो आप कहीं पे भी आप उसको ट्रैक करते हुए यू कैन पिन पॉइंट कि ये रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर से आई थी और ये पर्टिकुलर पर्सन ने इसको कोड किया था, इस पर्टिकुलर डिजाइनर ने इसको डिजाइन किया था। So you will have a complete log के इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की कंसर्न पार्टीज कौन कौन है, एंड यू कैन रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट बेटर। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप ये ट्रैकिंग ना करते तो यू विल हैव नो आइडिया कि ये एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो है ये आई कहाँ से है, और उसके बाद सारे के सारे स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि हमने ये रिक्वायरमेंट दी ही नहीं है, राइट। तो वो एक लंबा चौड़ी कॉन्स्पिरेसी और कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हो जाता। सो वी से डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, ट्रैक योर रिक्वायरमेंट्स, ट्रैक ईच फेज ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड ट्रैक एवरीथिंग। सो प्रियोरिटाइजेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, ऑफ कोर्स आप प्रियोरिटाइज करते हो, कभी कभी आप रिस्क बेस्ड पे प्रियोरिटाइज करते हो, कभी कभी आप फीचर्स की बेस पे प्रियोरिटाइज करते हो। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिनकी बेस पे आप उन रिक्वायरमेंट्स को प्रियोरिटाइज कर रहे होते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये प्रियोरिटाइजेशन में आपके स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। So you do a whole brainstorming or meeting session, and you decide the priorities of the certain requirements. Collection of requirements, ये हमने last time भी देख लिया था कि भाई conduct interviews, meetings, brainstorming sessions with the stakeholders and collect as much of the requirements as you possibly can. Structuring of requirements, requirements को structure में लेकर आए। रिमेंबर लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि एक रिक्वायरमेंट को इस तरह लिखें कि वो एम्बिगुअस ना हो, वो अंडरस्टैंडेबल हो, उसमें उसके डबल मीनिंग्स ना बन रही हो। So it should be understandable कि what you are trying to say, your requirement is actually depicting that what you are actually trying to say in a particular requirement. तो उसके डिफरेंट मीनिंग्स ना बन रहे, उनको एक्सक्लूड करें। क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, मतलब यूजर रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में भी, और अगर सिस्टम फर्दर इनसाइड जाके आप उसके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट सेपरेट कर दी, फैकल्टी सेपरेट कर दी, स्टूडेंट रिक्वायरमेंट सेपरेट कर दी, लाइब्रेरियन रिक्वायरमेंट्स है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एट व्हाटएवर द लेवल, बट डू क्लासिफिकेशन ऑफ योर रिक्वायरमेंट, मेक देयर क्लस्टर्स। assuring the consistency of the requirements, मतलब ऐसा ना हो कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपस में कंसिस्टेंट नहीं है, एक रिक्वायरमेंट कुछ स्टेट कर रही है और दूसरी रिक्वायरमेंट उसको कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। सो ऑल द रिक्वायरमेंट्स शुड बी कंसिस्टेंट और एक दूसरे से उनके कॉन्फ्लिक्ट्स रेस नहीं होने चाहिए। इज दैट क्लियर क्लास? Yes, ma'am.
अच्छा देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि न्यू हार्डवेयर जो है वो आपके सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और इट मे बी नेसेसरी टू इंटरफेस द सिस्टम विद अदर सिस्टम्स। मतलब आपके सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम के साथ कोलैबोरेट करके चलना है, या बिजनेस की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, और वो चेंज होने के डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। सिस्टम के चेंज, सपोर्ट के रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं, या डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं बिजनेस के, या कोई न्यू लेजिस्लेशन आ सकती हैं, और मे बी कोई न्यू रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं। तो इन तमाम के केस में आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही होती है, या आपकी रिक्वायरमेंट इवॉल्व हो रही होती है। इन तमाम चेंजेस और एवोल्यूशंस को मैनेज करने के लिए यू नीड द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, और ये उसकी कुछ की प्रैक्टिसेस है। सो व्हेनेवर समवन आस्क्स यू कि व्हाट आर द की प्रैक्टिसेस ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, सो यू enlist few of them or all of them depending upon how many key practices have been asked. अच्छा, वन थिंग, जरूरी नहीं कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में आप इनमें से कोई सी एक प्रैक्टिस ही अडॉप्ट करो। मतलब आपको ओके, हम डॉक्यूमेंटिंग की रिक्वायरमेंट्स तो बाकी सब नहीं करना, नो। समटाइम्स वी यूज मल्टीपल ऑफ दीज एट अ सेम टाइम, वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो नॉर्मली जो कॉम्बिनेशन यूज हो रहे होते हैं वो ऑलमोस्ट ये सबके सब एक ही टाइम पे यूज हो रहे होते हैं। We are using all of these at the same time in our requirement management process. हम डॉक्यूमेंट भी कर रहे होते हैं, ट्रैक भी कर रहे होते हैं, टेस्ट भी कर रहे होते हैं, prioritize, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंसी, कलेक्शन, ये सब काम हम और इकट्ठा कर रहे होते हैं, और हम उसको कहते हैं कि दिस इज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पे आपकी इंडस्ट्री या आपका कोई भी जो है वो प्रोजेक्ट जब चलता है तो उसमें से इनमें से कोई एक प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती है, नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये तमाम प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके आपकी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, रिक्वायरमेंट एवोल्यूशन। ये बिल्कुल वही सेम चीज है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम आपने ली, उससे आपने कुछ इनिशियल रिक्वायरमेंट्स लिस्ट, फिर प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई या इवॉल्व हुई। जरूरी नहीं प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग चेंज हो, वो इवॉल्व भी हो सकती है। ऑफ कोर्स एवोल्यूशन इज आल्सो अ चेंज, बट इवॉल्व हुई, उसमें किसी तरह का कोई चेंज आया, सो यू गेट अ चेंज रिक्वायरमेंट। सो ओवर टाइम जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, बट वंस अगेन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस मॉडल आप देखोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कब तक चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल में आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सिर्फ तब तक चेंज हो सकती है जब तक आप आरई के फेज में हो। वंस यू आर डन विद द आरई फेज और आप डिजाइन पे चले गए, अब आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट चेंज जो है वो मेंटेनेंस से पहले नहीं आ सकती। अब आप मेंटेन पूरा सिस्टम डेवलप करके कंप्लीट प्रोसेस फ्लो करके जब आप सिस्टम को डिप्लॉय करके उसकी मेंटेनेंस पे जाओगे, फिर नेक्स्ट वर्जन में आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट का आ रहा है फिर आप उसको हैंडल कर सकते हो। उससे पहले आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? जी अरबाज। मैम जब रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो पूरी सारी चेंज हो जाती है पहले वाली रिक्वायरमेंट? बच्चे जरूरी नहीं हो सकता कोई एक ही रिक्वायरमेंट में चेंज आए। फॉर एग्जाम्पल आपका अटेंडेंस सिस्टम जो है, ये पहले आपका अटेंडेंस सिस्टम चल रहा था कि आप जाते थे अपना कार्ड दिखाते थे, आपकी अटेंडेंस हो जाती थी, राइट? अब आपका फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टूडेंट्स का जो अटेंडेंस सिस्टम फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करने लगा बेस्ड ऑन दी RFID ना, तो वो चेंज हुआ ना, एक इवॉल्व हुआ। होनी अटेंडेंस ही आपकी, बट अब इवॉल्व हो गया अटेंडेंस का प्रोसेस। पहले आप लोग अपने जस्ट क्लासरूम्स में जाके मे भी आप अपनी अटेंडेंस दे रहे होते थे एंड दैट्स ऑल, या मैनुअली बस में वो आपकी स्टैंडर्ड अटेंडेंस लगवा रहे होते थे, पेज पे साइन वगैरह लेके वो हो रहा होता था, दैट्स ऑल। लेकिन अब आपका RFID के थ्रू आपकी अटेंडेंस हुआ करेगी, तो ये इवॉल्व हो गया, अब अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई। ओनली अटेंडेंस ही, बट द प्रोसेस हैज बीन चेंज। तो आपकी अटेंडेंस से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ और सिर्फ उनका प्रोसेस चेंज होगा, दैट्स ऑल। तो जरूरी नहीं कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट सिस्टम की चेंज हो जाए, कोई एक रिक्वायरमेंट, दो, तीन, मतलब जिस जिस पे भी आपका जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है उस तरह से उसमें चेंज आता जाएगा। क्लियर है बस? यस मैम। ओके। अच्छा, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लानिंग, establish the requirement management detail that is required। अच्छा, इसमें थोड़ा नीचे आ जाता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट डिसीजंस। तो आपने रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया, बाय आइडेंटिफाई मीन यू लिस्टेड द रिक्वायरमेंट, यू लिस्टेड द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर स्टेक होल्डर्स। अब जो भी आपने प्रोसेस यूज किया, मीटिंग, इंटरव्यूज, एथनोग्राफी, व्हाटएवर दैट वाज, you identified your requirements, you enlist them,
देन अ चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। चेंज मैनेजमेट प्रोसेस में ऑफ कोर्स आपने देखा कि अच्छा इस रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट कर लिया, उसको ट्रैक कर लिया, उसकी टेस्टेबिलिटी चेक कर ली, उसकी प्योरिटी मतलब एवरीथिंग जो हमने पीछे देखा वो आपने सेट कर लिया। ट्रेसेबिलिटी की पॉलिसीज, ट्रेसेबिलिटी वही है जो मैंने आपको ट्रैकिंग बताई थी ना, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ट्रेसेबिलिटी होती है। बेसिकली एक मैट्रिक्स बन जाता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, जिससे हम रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स में होता क्या है, रिक्वायरमेंट का आईडी होता है कि आईडी से साइन हो जाते हैं, RE1.1 RE1.2 इस तरह से। तो रिक्वायरमेंट का कोड होता है, स्टेक होल्डर का कोड होता है, लास्ट अपडेट कब की गई थी इस रिक्वायरमेंट को, मतलब इस तरह की रिक्वायरमेंट का कंप्लीट लॉग मेंटेन होता है। टूल सपोर्ट कि इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को करने के लिए हमें कोई टूल सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, कोई हमें एक्सटर्नल सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन चाहिए या नहीं चाहिए, सो एवरीथिंग लाइक दैट, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये वाली जो बात की गई है ये कह रहा है कि इफ कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी होती है ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट्स, जैसे आपकी हो गई जी यूजर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट। अब यूजर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट स्टेट्स के चाहे जो सा मर्जी सिस्टम है, if it states it should have user management, then that means कि वो यूजर को सर्च करने की फैसिलिटी रखता हो, उसको ऐड करने की रखता हो, उसका रिकॉर्ड एडिट करने की रखता हो, डिलीट करने की रखता हो। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत वेरिएंस जरूर आएगी इन रिक्वायरमेंट्स में, लेकिन ये 4 से 5 करंट रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि सिस्टम का पार्ट होगी। सो यू नीड टू एस्टैब्लिश कि एट व्हाट लेवल आपको उस रिक्वायरमेंट की डिटेल किस लेवल तक आपको चाहिए या कितनी इन डेप्थ आपने उस रिक्वायरमेंट के जाना है, so that you have a clear cut idea to do the requirement management decisions कि इसमें हमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस या कौन कौन सी टूल्स कोर्स चाहिए एंड एवरीथिंग। So that's what it being said in the planning process. That clear? मैम सपोर्ट में हम जो है वो चेंजिंग जो करेंगे वो उसी में आएंगे? सपोर्ट में जो चेंजिंग्स करेंगे? जी मैम, टूल सपोर्ट में मैम। अच्छा, अगर टूल सपोर्ट में चेंज आ रहा है तो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि पहले आपने कहा कि C++ का जो कोड है वो विजुअल स्टूडियो पे करना है, और अब आप टूल सपोर्ट में कह रहे हो नहीं Notepad++ पे करना है। इज दिस द टाइप ऑफ द चेंज यू आर टॉकिंग अबाउट हमदान? मैम तो वो चेंज होगा मैम, मतलब यस मैम। क्लियर हो गया? जी मैम हो गया। ओके, अच्छा जी। अच्छा, एक और तरह की टूल सपोर्ट होती है। टूल सपोर्ट ना आपके रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए भी होती है, मतलब आपका जो आरई का प्रोसेस है ना, इसकी टूल सपोर्ट भी होती है। फॉर एग्जांपल डोर्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है बाय IBM, DOORS, अगर आप में से कोई देखना चाहे, डोर्स, वो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट्स को स्टोर करता है, उनमें चेंज मैनेजमेंट करता है, उनकी ट्रेसेबिलिटी मैट्रिसेस जनरेट कर रहा है। ऑफ कोर्स आप उसमें सारा का सारा अपना डेटा दे रहे होते हो रिक्वायरमेंट का, दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये स्टेक होल्डर्स, ये वो सब कुछ आप डेटा दे रहे होते हो, वो एक कंप्लीट इंटरफेस और सब कुछ प्रोवाइड कर रहा होता है, और उसके थ्रू आपका रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है इट गेट्स टू इजी हो जाता है या ऑटोमेट हो जाता है टू सम एक्सटेंट वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो अच्छा, रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट, डिसाइडिंग इफ अ रिक्वायरमेंट चेंज शुड बी एक्सेप्टेड। अब रिक्वायरमेंट का चेंज आया, whatever the type of the change is, but वो requirement का change आया। For example, पहले आपकी requirement थी कि student should be able to log in into the system by providing the credentials, that is the user email and password within let's say 5 seconds, within 5 seconds। ये एक रिक्वायरमेंट फिर अब चेंज आ गया कि नो विदिन 1 सेकेंड आए, तो क्या ये रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट भी करनी है हमने कि नहीं करनी, क्या ये रिक्वायरमेंट फिजिबल भी है या नहीं है। तो मतलब अब जो चेंज आया ना, इन शॉर्ट वी आर ट्राइंग टू से कि जो चेंज आया आपने उसको दोबारा उन्हीं तमाम मैट्रिसेस से गुजारना है टू अंडरस्टैंड कि वेदर ये चेंज जो है ये फिजिबल है, क्या ये चेंज एम्बिगुअस तो नहीं है, क्या ये अंडरस्टैंडेबल है, क्या ये इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं, क्या ये टेस्टेबल चेंज है या नहीं है। तो आप उन तमाम मैट्रिसेस से गुजारने के बाद आपने डिसाइड करना है कि क्या हमें ये चेंज एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तो फर्स्ट थिंग, प्रॉब्लम एनालिसिस एंड चेंज स्पेसिफिकेशन। The problem or the change proposal is analyzed to check that it is valid
This analysis is fed back to the change requester who may respond with a more specific requirement change for to decide to withdraw the request. अब ये वही बात है कि आपके पास कोई भी चेंज आता है या कुछ भी एनीथिंग तो आप उसको एनालाइज करो कि वेदर इट्स फिजिबल एंड एवरीथिंग. अगर नहीं है तो आप उसको रिपोर्ट बैक करो, मतलब फीडबैक दो. दिस इज फीडबैक, इट्स टाइपो, इट शुड बी फीडबैक. तो आप उसका फीडबैक देते हो और फिर देखते हो वही सारी मीटिंग और एंड एवरीथिंग वही सब कुछ चलता है. तो एट द एंड रिजल्ट ये हो सकता है कि हो सकता है आपको एक अच्छा चेंज प्रपोजल मिल जाए जो कि प्रॉपरली रिटर्न है और वो अब फिजिबल है, या आपकी जो रिक्वेस्ट है जिसकी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर ने उसको विड्रॉ करवा लें. अच्छा, जरूरी नहीं कि आपके कोई भी रिक्वायरमेंट का चेंज आए और आप उसको एनालाइज करो तो वो रॉन्ग ही निकले. समटाइम्स आप एनालाइज करते हो एंड यू गेट टू द पॉइंट दैट इट इज the right change and it should be implementable and it should be feasible and everything. So you go ahead with the requirement change. Change analysis and costing, इसमें आप ये देख रहे होते हो कि क्या within the given budget क्या ये change implement करना हमारे लिए feasible भी है कि नहीं है. So the effect of the proposed change is assessed using traceability information and general knowledge of the system requirements. Once this analysis is completed, a decision is made whether or not to proceed with the requirement change. Change implementation. The requirements, document, and where necessary, the system design and implementation are modified. मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यस ये चेंज हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जहां जहां आपके जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में, डिजाइन में, कोड में, टेस्ट में जहां जहां चेंज आता है आपने वहां वहां चेंज करना है और उसको कहीं ना कहीं पे आपने डॉक्यूमेंट कर लेना है कि यहाँ पे मैंने इस चेंज के कोरस्पॉन्डिंग ये चेंज परफॉर्म. इवन इफ इट्स अ सिंगल वेरिएबल नेम चेंज है तो आपने वो भी अपने डॉक्यूमेंट में नोट डाउन करना है. ये कंप्लीट लॉग मेंटेन करना. इज दैट क्लियर क्लास? यस प्लीज. ओके. Requirement change management, so you identify the problem, then problem analysis and change specification, of course, then change analysis and costing, then change implementation, and then you revise the requirements and everything. तो ये वही प्रोसेस है जो हमने पहले डिस्कस. तो यहाँ तक हमारा एंड था जी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस का, जिसमें हमने देखा कि रिक्वायरमेंट्स को लिखना कैसे है, रिक्वायरमेंट्स में मैनेज कैसे करना है, चेंज को कैसे हैंडल करना है, रिक्वायरमेंट में होना क्या क्या चाहिए एंड एवरीथिंग, किस तरह इलिसिट करनी है, किस तरह स्पेसिफाई करनी है, टेस्टेबल है नहीं, मतलब डिफरेंट चीजें हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स की देखी. अब हम देखने जा रहे हैं राइटिंग रिक्वायरमेंट्स. प्रॉपरली आपने रिक्वायरमेंट को किस तरह से राइट करना है. ये कुछ हद तक हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था जिसमें हम बात कर रहे थे कि आपकी रिक्वायरमेंट टेस्टेबल होनी चाहिए, तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, डबल मीनिंग रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए. ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रिक्वायरमेंट से मल्टीपल जो है वो एनालिसिस निकल सके या उसके मल्टीपल वेरिएंट्स बन सके, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो राइटिंग रिक्वायरमेंट्स यूज सिंपल एंड डायरेक्ट सेंटेंसेस, मतलब डिफिकल्ट नहीं बनाना, ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश नहीं झाड़नी, इजी इंग्लिश में रहते हुए, इजी वर्ड्स में रहते हुए आसान सेंटेंसेस और डायरेक्ट बात करनी है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिक्वायरमेंट है, द एयरलाइन शैल बी एबल टू रिकॉन्फिगर conventional global business or global traveler sitting in less than half a day. अब ये एक रिक्वायरमेंट उसने कही है. Take a look at the requirement and decide whether it's good or bad. Okay, so the improved requirement could be the airline shall be able to change the aircraft sitting from business to holidays charter use in less than 12 hours. अब देखिए ये वाली रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडेबिलिटी और इस रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडेबिलिटी में डिफरेंस है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड द वर्डिंग दैट इज बीइंग यूज्ड इन बोथ ऑफ द रिक्वायरमेंट्स. इसमें जो है वो ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश यूज हुई है. इफ आई थोड़ा सा मतलब by Oxford English I mean to say कि difficult type of English use हुई है. So we have used some difficult wording जो शायद understand करना मुश्किल हो जाए, और इसमें हमने जो है वो easy wording use किया जो कि शायद understand करना ज्यादा probable होगा किसी के लिए जो भी requirement को जाके develop या anything at all.
So we said this is an improved requirement. So use always simple and direct sentences whenever you are writing a particular requirement. Is that clear, class? Any questions still here? No, ma'am. Avoid ambiguity. So the same subsystem shall also be able to generate a visible or audible question or warning signal for the attention of the co-pilot or navigator. अब ये सेम सबसिस्टम बात कर रहा है कि वही जो पीछे हमने सिस्टम बात किया उसी में जो है वो एक ऐसा जनरेट हो वार्निंग या ऑडिबल क्वेश्चन जनरेट हो जो कि को पायलट या नेविगेटर को बता रही हो कि दिस इज समथिंग जो भी आपका एनी टाइप ऑफ द वार्निंग वो उसको बता रही हो। इसमें इशू ये है कि विच सबसिस्टम, इसने बोला दी सेम सबसिस्टम। अब यहाँ पे तो हमने पीछे एयरलाइन का सबसिस्टम देखा है, तो इज इट दिस रिक्वायरमेंट टॉकिंग अबाउट द एयरलाइन या मे बी ये किसी और सिस्टम की बात करें। सो द सेम सबसिस्टम इज एम्बिगुअस हियर। आपने कभी भी किसी भी रिक्वायरमेंट में नहीं लिखना द सिस्टम, नो, यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द सिस्टम। हमने पहले बात की ना कि बहुत दफा ऐसा होता है कि आपका जो एक कंप्लीट जो एक प्रोजेक्ट है या कंप्लीट जो है उसमें मल्टीपल सिस्टम्स आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं या आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो यू हैव टू मेंशन व्हिच सिस्टम यू आर टॉकिंग अबाउट। ऑल्सो it's saying a visible or audible question. So is the signal to be visible, audible or both? मतलब सिर्फ audible होना चाहिए, visible होना चाहिए या दोनों भी हो सकता है। मतलब it is not specified in the your requirement ना, this is an ambiguous part. Is it both caution and warning, just caution or just warning, attention of co-pilot or navigator or both? मतलब ये आपकी इस रिक्वायरमेंट में जितनी एम्बिग्यूटीज थी उन सबको इंग्लिश किया। वैसे इसमें एक और बहुत ह्यूज एम्बिग्यूटी है कि ये जो क्वेश्चन या वार्निंग सिग्नल है ये होगा क्या और ये कब एक्टिव होगा, व्हेन इट शुड बी एक्टिव। ऐसा कौन सा सिनेरियो या ऐसा कौन सा होगा कि जब हमारा ये क्वेश्चन या वार्निंग का सिग्नल जो है ये एक्टिवेट होगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट कभी भी एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। क्लियर कट राइट द नेम ऑफ योर सिस्टम, clear cut write what do you actually want in your system, whether you want a audible signal or whether you want a visible signal. By visible signal we mean किसी ना किसी स्क्रीन पे या किसी ना किसी लाइव की फॉर्म में वो आ रहा होगा। so whatever you clearly define कि वो क्या होगा। ये आप कभी भी अपने रिक्वायरमेंट में और इस तरह के वर्ड्स को जब आप यूज करते हैं you clearly should define a should be able to generate either visible or audible signal or whatever. So you define what you actually want in your particular system. So don't leave your requirements as ambiguous. Ambiguous requirements leads to the failure of the system. Avoid wishful thinking. For example, the gearbox shall be 100% safe in normal operation. अब ये 100% safe कुछ भी नहीं होता. There is nothing like 100% reliability. There is nothing like 100% safe. There is nothing like 100%. So the network shall handle all unexpected errors without crashing. Now all unexpected errors could be millions or billions, or they could be vary from normal error to a very complicated error. So how you can suppose your system to handle all the unexpected errors, वो भी unexpected errors जिनका आपको पता ही नहीं है कि ये आएंगे या नहीं आएंगे या ये कैसे errors होंगे, जिनकी नेचर पे नहीं आपको पता, और वो भी विदाउट क्रैशिंग हो उनको हैंडल करें। तो दिस इज विशफुल थिंकिंग, या आप सुहाने ख्वाब देख रहे हो। तो डोंट डू दैट व्हाइल राइटिंग योर रिक्वायरमेंट्स। इसमें ये इशू ये आएगा व्हाट इज 100% सेफ्टी या हाउ टू हैंडल द अनएक्सपेक्टेड एरर्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऑल इन ऑल से इन जितनी बातें हम कर रहे हैं सबको हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस की एग्जांपल ये है कि आपके पास जब एक रिक्वायरमेंट आए you check whether this requirement is atomic. By atomic we mean कि वो एक सिंगल रिक्वायरमेंट हो, ऐसी ना हो कि एक रिक्वायरमेंट में आपने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को मर्ज कर दिया। आपने एक सिंगल रिक्वायरमेंट लिखी है, the library management system shall be able to register a student and issue a book to the student and calculate his fee and everything. तो ये atomic नहीं रही, या आपने एक रिक्वायरमेंट में मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को मर्ज कर दिया। So this is wrong. Make sure that the requirement is atomic, uniquely identified. ऐसा ना हो कि आपकी रिक्वायरमेंट रेपिटेटिव हो।
रेपिटेटिव रिक्वायरमेंट ना हो, ये यूनिक रिक्वायरमेंट हो, कंप्लीट हो। बाय कंप्लीट वी मीन कि उसके जितने पैरामीटर्स आपको रिक्वायर्ड हैं, whether it's time or any type of percentage or any type of number or whatever, it should be complete, consistent and unambiguous होनी चाहिए। ये हमने अभी देख लिया, consistent के कॉन्फ्लिक्ट ना करे किसी के साथ भी, और unambiguous कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी ambiguity ना हो, वो क्लियर कट स्टेट कर रही हो कि रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए। ट्रेसेबल हो जी, दैट यू कैन एक्चुअली ट्रेस बैक द रिक्वायरमेंट टू अ सर्टेन ओरिजिन, कि यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर से या इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये वाली रिक्वायरमेंट रेज हुई थी। प्रियोरिटाइज, उस रिक्वायरमेंट की एक सर्टेन प्रियोरिटी हो, जो कि डिफाइंड हो कि दिस इज द प्रियोरिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट। टेस्टेबल, ऑफ कोर्स वो रिक्वायरमेंट टेस्टेबल होनी चाहिए। whatever the requirement is about, if it's not testable, then it's not a requirement. All the requirements in your system should be testable at all particular times. Is that clear class? तो आपके पास जब भी कोई रिक्वायरमेंट आए, आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स देखने के, वेदर ये पॉइंट्स उस रिक्वायरमेंट में हैं कि नहीं। क्लियर? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? मैम ये एटॉमिक में बात करेंगे, दोबारा पूछो, किस में बात कर रहे हो? एटॉमिक। एटॉमिक में मतलब कि एक सिंगल रिक्वायरमेंट हो, एक रिक्वायरमेंट का जो आपने लिखा ना उसमें एक रिक्वायरमेंट हो, ऐसा ना हो कि मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को मर्ज करके एक रिक्वायरमेंट बना दिए। मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स मर्ज ना की हो, एक सिंगल एटॉमिक रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट आए तो आपने चेक करना है कि वेदर इट्स एन एटॉमिक और नॉट। इसमें ऐसा तो नहीं कि मर्ज कर दिए बहुत सारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स, ये आपने चेक करना। ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब ये रिक्वायरमेंट्स की क्वालिटी, अब एटॉमिक रिक्वायरमेंट में उसने लिखे हैं the students will be able to enroll to undergraduate and postgraduate courses। अब ये दो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए थी। This is not an atomic requirement now. There should be a requirement that students shall be able to enroll to undergraduate courses। फिर एक और रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी that should state students shall be able to enroll in postgraduate courses। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स, एक अंडरग्रेड की रिक्वायरमेंट थी, एक पोस्ट ग्रेड की रिक्वायरमेंट थी, अंडरग्रेड कोर्स की और पोस्ट ग्रेड कोर्स की। तो these two should be separate requirements, uniquely identified। Students will be able to enroll to undergraduate courses, student will be able to enroll to postgraduate courses। Complete. A professional user will log into the system by providing his username, password and other relevant information। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन गलत है, इसमें कंप्लीटनेस खत्म होगी, उसने अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिख के कंप्लीटनेस खत्म कर दी। तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इसको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि वो इंफॉर्मेशन और कौन सी होगी। तो कंसिस्टेंट एंड अनएम्बिगुअस, a student will have either undergraduate courses or postgraduate courses but not both। Some courses will be open to both undergraduate and postgraduate courses। So which are those courses that will be open to both? कौन से वो courses हैं? जी अरबाज। मैम इनको बैड रिक्वायरमेंट कहा गया है। जी ये बैड रिक्वायरमेंट्स क्यों है मैम? मैं बता तो रही हूँ वन बाय वन, देखो ना। Some courses will be open to both undergraduate and postgraduates। कौन से courses हैं जो चीज दोनों के लिए ओपन है? This is ambiguous requirement। ambiguous होगी ना, और फिर कॉन्फ्लिक्टिंग भी है। अब देखो, a student will have either undergraduate courses or postgraduate courses but not both। अब पहली लाइन ये स्टेट करिए कि एक स्टूडेंट को या तो अंडरग्रेड कोर्सेज व्यू हो रहे होंगे या पोस्ट ग्रेड, दोनों नहीं आ रहे होंगे एक ही टाइम पे। और साथ ही नेक्स्ट लाइन एक्सप्लेन करिए, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो कि ओपन होंगे दोनों के लिए। सो कॉन्फ्लिक्ट आ गया दोनों लाइन्स में, एक तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया और एम्बिग्यूटी यहाँ आ गई कि ये कौन से कोर्सेज हैं जो कि दोनों के लिए ओपन है। ठीक है, इसलिए ये बैड रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स यहाँ लिखे हैं उनको फॉलो नहीं कर रही। क्लियर अरबाज? यस मैम। अच्छा, ट्रेसेबल, मेंटेन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैप टू BRD रैक। अब ये BRD रैक क्या है? वी हैव नो आइडिया व्हाट दिस BRD रैक इज। तो दिस इज रिक्वायरमेंट इज नॉट ट्रेसेबल। यहाँ पे कोई ना कोई रिक्वायरमेंट का कोड होना चाहिए था, like requirement 1.2 or something, whatever the code was।
कोई ना कोई रिक्वायरमेंट का कोड आना चाहिए था, जिसको लेके ये बता रहा होता कि इस रिक्वायरमेंट पे ये मैप और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन जी, ये मतलब क्या आएगा इसमें, तो दिस इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट एम्बिगुअस एज वेल। प्रियोरिटाइज्ड, अब ये कह रहा है रजिस्टर्ड स्टूडेंट प्रियोरिटी 1, मेंटेन यूजर इंफॉर्मेशन प्रियोरिटी 1, इनरोल कोर्स व्यू रिपोर्ट। अब देखिए ये इसमें प्रियोरिटी दी है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को फ्रॉम डिफरेंट सेट्स, दिस इज रॉन्ग। अब आप इनमें से कौन से वाले को पहले करेंगे, यू हैव नो आइडिया, क्योंकि ये डिफरेंट, एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, एक यूजर की, एक कोर्स की और एक रिपोर्ट की है, और उन सबको उसने फर्स्ट प्रियोरिटी दी हुई है। सो दिस इज wrong. You don't write the requirements like this and you don't define the priorities like this. Testable. Each page of the system will load in an acceptable time frame. अब ये acceptable time frame क्या है? How much time should be? 5 minutes, 2 minutes, 30 seconds or 5 seconds? क्या है acceptable time? So you clearly have to mention that this is the acceptable time, that it should load within like 10 seconds or within 30 seconds or something. ये रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट लिखोगे तो आपकी रिक्वायरमेंट टेस्टेबल होगी, अदरवाइज आपकी रिक्वायरमेंट टेस्टेबल नहीं होगी। इज दैट क्लियर क्लास? यस मैम। ओके, हमदान, अब वही जो आप एटॉमिक का पूछ रहे थे यहाँ पे आ गया। तो एटॉमिक में क्या स्टूडेंट विल बी एबल टू एनरोल टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, तो देखें यहाँ पे उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट एटॉमिक होगी, यहाँ पे ये नॉन एटॉमिक और यहाँ ये आकर एटॉमिक होगी। देन यूनिकली आइडेंटिफाइड में उसने ये रिक्वायरमेंट पहले उसने सेपरेट की, एबल टू इनरोल इन द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, और यहाँ आके जब उसने उसको गुड रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट किया तो आप देखें उसने कहा कि दीज रिक्वायरमेंट्स बिलोंग टू कोर्स इनरोलमेंट। फिर उसने उसके अंडर में 2 रिक्वायरमेंट्स लिखी, ये बेसिकली जो हम बात कर रहे थे ना क्लस्टरिंग की और क्लासिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, ये उसने क्लासिफिकेशन की कि these are related to the course enrollment of student, और उसमें उसने वो दोनों रिक्वायरमेंट सेम लिस्ट किए। तो अब ये रिक्वायरमेंट्स जो है यूनिकली आइडेंटिफाइड। कंप्लीट में ऑफ कोर्स आगे उसने वो जो अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी उसमें उसने बता दिया कि वो डिपार्टमेंट कोड है। नेक्स्ट वही बातें जो हमने पहले लिखी है, कंसिस्टेंट एम्बिगुअस, विल हैव ईदर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बट नॉट बोथ, और उसने ये दूसरी वाली लाइन हटा दी है क्योंकि सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट इस सेकेंड लाइन का था, यही कॉन्फ्लिक्ट रेस कर रही थी और यही सेकंड लाइन जो थी एम्बिग्यूटी प्रोड्यूस कर रही थी। तो उसने सिंपल उस लाइन को हटा के उसको एक गुड रिक्वायरमेंट कर दिया। ट्रेसेबल में ऑफ कोर्स उसने ये रिक्वायरमेंट आईडी x.x बता दी आपको, यहाँ पे सिर्फ बीआरडी रिक्वायरमेंट लिखा हुआ था। वैसे अगर आप नोट करें तो ये जो बीआरडी लिखा है ना, दिस इज ऑल्सो एम्बिगुअस। व्हाट इज बीआरडी? वी हैव नो आइडिया बीआरडी क्या है। अनटिल अनलेस आपने किसी रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट में या यहाँ पे आप उसका रेफरेंस देते कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मैंने बीआरडी की एब्रीविएशन बताई हुई, फिर ठीक था, अदरवाइज दिस बीआरडी इज आल्सो एम्बिगुअस। तो मे बी गुड रिक्वायरमेंट में जाते वक्त ये बीआरडी जो था ये चेंज होना चाहिए था टू समथिंग। पीरियोडिटाइज में उसने देखिए उनको नंबरिंग दे दी कि दिस इज द नंबरिंग 1 2 1 3 और व्हाटएवर 6.1 6.2 और 6.3, उसने उसको क्लस्टर करके तो उसने बता दिया। टेस्टेबल में विद इन लोड विद इन 5 सेकंड्स उसने उसको गुड रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक रिक्वायरमेंट आपके पास आई और मतलब एक्चुअल सिनेरियो की बात कर रही हूँ इंडस्ट्री, ऐसा नहीं होता कि एक रिक्वायरमेंट आई और रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने बैठ के उसमें से खुद ही एक्सक्लूड और खुद ही टाइम ऐड करना शुरू कर दिया। लाइक यहाँ पे टाइम फ्रेम उसने खुद ही 5 सेकंड, नहीं, वो खुद ऐड नहीं करता, वो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करता है कि दिस इज अ बैड रिक्वायरमेंट। देन वो स्टेक होल्डर, जिस भी स्टेक होल्डर चाहिए एंड मीटिंग होती है, देन दे डिसाइड कि ये टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, वेदर इट शुड बी 5 सेकंड्स 10 और 15 और 30। तो दे डिसाइड एक्चुअली कि ये क्या होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे ये खुद ब खुद उसने बैठ के ये लाइन रिमूव नहीं करती, they sit together and they decided that this should be the final requirement, right? तो इस तरह से। बट अगर आपको हम एग्जाम देते हैं बिकॉज यू आर द ओनली स्टेक होल्डर एट दैट टाइम अवेलेबल देयर, तो अब अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली फ्रॉम योर इंट्यूशन आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करके गुड रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि वहां पे हम सिर्फ ये देख रहे होंगे, ये चेक कर रहे होंगे कि वेदर यू कैन आइडेंटिफाई कि इस रिक्वायरमेंट का मसला क्या है और फिर उस मसले को हल करके क्या आप एक रिक्वायरमेंट लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर इंट्यूशन और नॉट। ठीक है जी क्लास, एनी क्वेश्चंस? मैम वो प्रियोरिटाइज में एक बार निकालिए स्लाइड। प्रोटोटाइप का क्या हुआ? प्रियोरिटाइज वाला
हमना मुझे क्वेश्चन की नहीं समझ आई, सॉरी। प्रोटोटाइप में आपने कुछ पूछा है, लेकिन क्या पूछा आपने? मैम जो अभी आपने स्लाइड एंड की है ना, वो वाली स्लाइड एक बार दोबारा निकालो। ये वाली? मैम मैम हमने इसमें प्रायोरिटाइज में जो गुड रिक्वायरमेंट है, इसमें भी हमने प्रायोरिटी दे दी है 1 2 3। और मैम इसमें भी तो सेम। ये वाली? जी मैम, जी। इसमें जो है मैम, रजिस्टर स्टूडेंट उसकी प्रायोरिटी 1 है, और इनरोल कोर्सेज उसकी प्रायोरिटी भी 1 है। नहीं 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 नहीं, अच्छा देखो इसमें उसने किया क्या, उसने कहा है दिस इज सिक्स्थ रिक्वायरमेंट, जो कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसको उसने प्रियोरिटी 1 दी है। इसको प्रियोरिटी 1 देने के बाद उसने उसके अंदर क्लस्टरिंग किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिस्टम में ये वाली रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होगी, और उन requirements के अंदर जाके उसने कहा कि सबसे पहले आप इन रोल कोर्स की रिक्वायरमेंट करोगे, फिर आप यूजर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट करोगे, और फिर आप व्यू रिपोर्ट कार्ड की रिक्वायरमेंट करोगे। जी क्लियर है। ठीक है, देखो ना, 6, 6.1, 6.2, 6.3, ये उसके सब पॉइंट्स बना दिए उसने। तो सबसे पहले ये वाली रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, और उस रिक्वायरमेंट के सब पॉइंट्स आपके पास 3, विच मींस इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये 3 काम आपने करने हैं, और किस प्रायोरिटी पे करने हैं वो उसने बता दिया 1 2 3 में। क्लियर? यस मैम। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चंस क्लास? Okay ji, that was all of our today's lecture.